नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने देश के साथ साथ उत्तराखंड में ऐसा कोहराम मचाया है कि हजारों करोड़ों घरों की चिराग मिनटों में बुझ गए। कोविड के इस भयानक महामारी ने बच्चों को अपने माता पिता से दूर कर दिया। ऐसे में उत्तराखंड सरकार कोविड के दौरान अनाथ हुए 640 बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत कर रही है। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया गया। यहां पर आपको ये भी बता दें, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना के तहत पहले चरण में लाभार्थी बच्चों को प्रत्येक महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे। और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास पर काम करती आ रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सारी घोषणाओं पर 100% काम किया है। इसके साथ ही वात्सल्य योजना से अनाथ बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम भी हमारी सरकार की प्राथमिकता है। 2300 बच्चे इससे सीधे सीधे लाभान्वित होंगे और आज हमने 1062 बच्चों को सीधे सीधे यहाँ डीबीटी के माध्यम से 3,000 रुपये उनके खातों में ट्रांसफ़र किए हैं। और बाद में सरकार जो है उनके शिक्षा के लिए, उनके खाद्यान्न के लिए और भी जो व्यवस्थाएं होंगी समय समय पर हम उसके लिए करते रहेंगे। और इन बच्चों को जो सही मायने में जो उनकी माँ बाप के जाने के बाद, परिवार के उनके गार्जियन के जाने के बाद जो भरपाई है वो तो मुश्किल है, लेकिन सरकार जो है उनको हर संभव से वो वात्सल्य देने का काम करेंगी जो उनके माँ बाप के बाद दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए देहरादून से हमारे सहयोगी विशाल गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही आपको बता दें, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। विनय गोयल जी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि वाकई ही कोरोना काल में तमाम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, उसके बाद से सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे बच्चों को आने वाले दिनों में किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। उनके लालन पालन के लिए यहाँ पर सरकार तमाम योजनाएं चलाई, कह सकते हैं उसी के मद्देनजर यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया गया। यहाँ इन दिनों उत्पन्न हुई और उसमें जिस प्रकार से अनेकों परिवारों में इस प्रकार की गंभीर परिस्थितियां बनी कि कहीं जो भरण पोषण करने वाले और परिवार का कमाऊ सदस्य ही चला गया और कहीं कहीं तो ऐसी घटनाएं सामने आई। आज कार्यक्रम में जिस प्रकार से बताया गया कि 155 से अधिक तो ऐसे बच्चे रहे जिनके माता पिता दोनों इस कोरोना की भेंट चढ़ गए और वो बिल्कुल अनाथ हो गए। तो ऐसे सभी लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए 3,000 रुपया प्रति माह की दर से उनके भरण पोषण के लिए, उनके मूलभूत आवश्यकताओं के लिए 21 वर्ष की आयु तक के लिए देने की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। और आज माननीय मंत्री जी ने अपने एक क्लिक के माध्यम से ऐसे 1,062 करीब बच्चों के खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए और उनको भविष्य में अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी और उनको 5% का क्षतिज आरक्षण भी नौकरियों में मिल सकेगा। विनय जी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि सीएम की ओर से इस योजना का शुभारंभ किया गया है, तमाम बच्चे जो हैं वो भी काफी उत्साहित यहाँ पर नजर आए। कुछ बच्चों से आपकी भी बात हुई होगी, किस तरीके से कह सकते हैं कि वाकई ही यहाँ पर सीएम की ओर से जो योजना उनके लिए चलाई गई है, क्योंकि एक कह सकते हैं कि रैंडमली उनके पेरेंट्स की वहां पर कोरोना की वजह से मृत्यु हो गई थी, तमाम चीजें यहाँ पर उजड़ गई थी और कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से साया उनके सिर पर लौटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जो कमी हुई है उसको तो पूरा किया जाना कदापि संभव है ही नहीं, लेकिन जिस प्रकार से सुविधा दी जाए और उनके जीवन को जितना सुविधाजनक बनाया जा सके, उनके जीवन में जो कमी आई है उसको कैसे पूरा किया जा सकता है, उसके बारे में सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है। और सरकार ने इसमें एक कदम आगे बढ़ते हुए 30 मार्च 2020 से लेकर 31 मार्च 2022 तक का पीरियड में जो सीधे सीधे कई बार ऐसा भी हुआ कि ये टेस्ट नहीं हो पाया और कोरोना के कारण से मृत्यु हुई है या नहीं ये भी जानकारी नहीं हो पाई, तो सरकार ने इस समय ये कहा कि जो भी इन दिनों किसी बीमारी से इन दिनों
किसी के पेरेंट्स की इस प्रकार से दुखद मृत्यु हुई है, उन सबको इस योजना में शामिल किया गया है और उन सबको इस प्रकार की सुविधा दी जा रही है। ये एक बहुत बड़ा कदम है और एक संवेदनशील कदम है। बिल्कुल विनय जी, कह सकते हैं एक और सीएम की ओर से इस योजना का शुभारंभ किया गया है और इसके शुभारंभ के साथ ही सीएम की ओर से इस बात की हिदायत या कह सकते हैं लोगों से ये आह्वान यहां पर किया है कि कोरोना गाइडलाइंस का अभी भी पालन किया जाना चाहिए। कोरोना को लेकर लोग बेशक यहां पर बेखौफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से सीएम ने लोगों से अपील करी है कि कोरोना गया नहीं है, बेशक कम हुआ है। तो इसके साथ साथ जो योजना की शुरुआत हुई है, इसके साथ उन्होंने कहा कि कोरोना को अभी भी ढीला लेने की जरूरत नहीं है। सही बात। देखिए, अगर हम अपने देश की देखें, केरल में जिस प्रकार से अचानक केस में वृद्धि हुई है, पूरे देश भर में जितने कोरोना के केस आजकल आ रहे हैं उसमें 50% केसेस केरल के हैं। तो वहाँ जिस प्रकार से तीव्र लहर आई है तो वो एक चेतावनी है और उसके आधार पर हमें सबको बचने की आवश्यकता है। विदेशों में जहाँ बहुत बड़ी सुविधाएं हैं और सब तरह की वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, उसके बावजूद भी वहाँ पर भारी संख्या में जैसे केस आ रहे हैं, तो वो अपने आप चेतावनी देने वाले हैं और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से कहा है कि वो संभल कर चलने की आवश्यकता है, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने का। जी चलिए विनय जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती टाइम निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल, जिस तरीके से आपने विनय जी की बातें सुनी, उन्होंने कहा कि वाकई ही यहाँ पर एक अच्छी पहल जो है वो सीएम की ओर से की गई है और आने वाले दिनों में उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी ओर से जो ये पहल की गई है ये वाकई ही उन अनाथ बच्चों के लिए कारगर साबित होगी। बिल्कुल साफ तौर पर प्रीति कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से देखिए आज मुख्यमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ कर दिया है और 3-3 हज़ार रुपये उनके खाते में भी जा चुके हैं और ऐसे में उन्होंने साफ तौर से निर्देशित किया था कि सभी जो डीएम होंगे वो इन बच्चों के संरक्षक करेंगे और साफ तौर पर ये उन्होंने ये भी कह दिया था कि जो भी उनकी प्रॉपर्टी होगी या जो भी उनकी चीज़ें होंगी उस पर वो पूरी निगरानी रखेंगे और डीएम के संरक्षण में ही इन बच्चों को आगे पढ़ाया जाएगा। साथ ही देखिए सीएम ने एक बड़ी घोषणा ये भी की थी कि 3-3 हज़ार रुपये तो इनको दिए ही जाएंगे, साथ ही इनको फ्री राशन भी दिया जाएगा और इनको स्कूलों में जो पढ़ाई होगी वो भी फ्री दी जाएगी ताकि ये बच्चे आगे बढ़ सकें और अब आगे नए नए आयाम जो है वो छू सकें। और जिस तरह से देखिए सीएम ने अपने संबोधन में कहा था कि वो बच्चे जो ऐसी महामारी के कारण अनाथ हो गए हैं या फिर जिन्होंने अपने माता को या फिर पिता को खो दिया है, वो मुझे अपना मामा के रूप में माने और एक मामा होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनके लिए खड़ा रहूं, उनके लिए कार्य करूं। और इसी कड़ी में देखिए आज 3-3 हज़ार रुपए तो उनके खाते में पहुंच ही गए हैं, लेकिन साफ तौर से जो कहा जा रहा था ये कि किस तरह से इसका योजना का पूरा प्रारूप रखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बच्चों को बड़ा लाभ इससे मिलेगा इस योजना से और 3-3 हज़ार रुपए जो उनको प्रति माह मिलेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जो आजीविका है वो चलाने में आसान होगी। और ऐसे में देखिए उनको फ्री शिक्षा और फ्री राशन मिलेगा, तो भी राज्य सरकार के लिए एक बड़ी अच्छी पहल ये मानी जा रही है। और ऐसे में देखिए बच्चों के चेहरों पर जो खुशी थी वो देखी गई थी, क्योंकि साफ तौर से उन्होंने कहा था कि बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाने का सरकार का काम है और सरकार इसको बखूबी करेगी। क्योंकि देखिए बच्चे काफी दुखी थे क्योंकि उन्होंने अपने कोरोना में माता पिता को गंवाया था, लेकिन सरकार उनके परिजन के तौर पर काम कर रही है और इसी कड़ी में देखिए आज ये काम हुआ भी है। प्रीति, बिल्कुल विशाल, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सीएम ने जिस तरीके से योजना की शुरुआत करी है, सीएम यहाँ पे योजना की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन धरातल पर उतारना कह सकते हैं प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। तो यही एक बड़ी वजह मान सकते हैं कि सीएम ने साफ तौर से कहा कि उनकी ओर से योजना की शुरुआत यहाँ पर कर दी गई है, लेकिन इसको धरातल पर कैसे लेके आना है और जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे उनके लालन पोषण की तमाम चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है, वो सारी जिम्मेदारी उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को दी है। तो कह सकते हैं कि सीएम के साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी है, जिस जिले में जितने बच्चे अनाथ हुए हैं उस प्रशासन की भी काफी ज्यादा यहां पर बढ़ती हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई देती है, उन्हें भी तमाम बातों का यहां ख्याल रखना पड़ेगा। बिल्कुल साफ तौर से रखना होगा और साफ तौर से निर्देशित भी जो सभी जिलों के अधिकारी हैं उनको ये कर दिया गया है कि अगर इसमें किसी भी तरह की खामियां पाई जाती है तो वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सीएम ने देखिए साफ तौर से उनको कहा है कि बच्चों का लालन पालन आप करेंगे और बच्चों के मामा होने के नाते मैं इस तरह की जो जिम्मेदारी है उनका भी समय समय पर मॉनिटरिंग करूंगा। और साफ तौर से देखिए उन्होंने, क्योंकि जो कि विभागीय मंत्री हैं रेखा आर्या, वो भी लगातार इस पर मॉनिटरिंग करती हूँ, क्योंकि जब हमने देखा कि लगातार जब बच्चों के लिए इस तरह से काम किए जा रहे हैं
हैं तो कहीं ना कहीं वो जो भावुकपन था वो भी उनका देखने को मिला। ठीक है। क्योंकि संबोधन के समय जो रेखा आर्या है वो रो भी पड़ी थी, तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि कितना लगाव है उनमें बच्चों को लेकर के, और जिस तरह से सरकार काम कर रही है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बच्चे भी बड़ी अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाएंगे। जी ठीक है, चलिए विशाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़े हुए थे। जिस तरीके से उन्होंने बताया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से आज वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई है और जिस तरीके से उत्तराखंड में लगभग 640 के आसपास बच्चे कोरोना काल में अनाथ हो गए हैं, तो उनके लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। उनके खाते में 3-3 हज़ार रुपये भी यहाँ पर सीएम की ओर से डलवाए गए हैं। पुष्कर धामी सरकार लगातार बच्चों को किसी तरीके से लाभ मिल सके उसके लिए कोशिश में जुटी हुई है। जागेश्वर धाम में पुजारी और ट्रस्ट के प्रबंधन से बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप द्वारा अभद्रता करने के मामले ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी इस घटना में काफी आहत बताए जा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने इस घटना के विरोध में आज शिव पूजन करके 1 घंटे का मौन उपवास रखने का फैसला लिया। हरीश रावत का कहना है कि जागेश्वर भगवान जगन्नाथ धाम का एक साक्षात ज्योतिर्लिंग है और वहां के प्रधान पुजारी और मंदिर के लिए बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इस तरह का व्यवहार करके बीजेपी सांसद ने अपना अहंकार उड़ेला है। रावत ने कहा कि बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप के इस व्यवहार से मैं बहुत आहत हूं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार जागेश्वर में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की परंपरा को बंद करके अपनी छोटी सोच यहां पर जाहिर कर चुकी है। अब बीजेपी के सांसद ने अमर्यादित व्यवहार करके अत्यधिक निंदनीय काम किया है। आपको बता दें, जागेश्वर धाम में मंदिर में बरेली के बीजेपी सांसद ने मंदिर समिति प्रबंधक से अभद्रता करी थी, जिसके बाद से ही कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध किया। शिव जी जो है पूजा करने के बाद अपने सारे उनके साथ जो लोग आए हुए थे, उनके जो अर्दली थे, उनके जो साथ गाड़ वाले थे, बंदूक वगैरह ले लू करके पूरे परिसर में घूम रहे थे। हमारे मंदिर कमेटी के महाप्रबंधक भगवान भट्ट जी ने अनाउंसमेंट भी कराया कि मंदिर परिसर बंद होने का समय हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। जो भी मंदिर परिसर के अंदर हैं तो सब लोग बाहर निकल जाएं, और यहाँ तक कि उनके पास अपना व्यक्ति भी भेजा पहले कि साहब अब समय हो गया, आप बाहर निकल जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी साक्षी साहनी हमारे साथ जुड़ गई हैं। साक्षी, पहला सवाल यही कि क्या कुछ ये पूरा मामला है और इसको लेकर अब लगातार राजनीति जो है वो शुरू होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस मामले में? बिल्कुल प्रीति, देखिए साफ तौर पे देखा जा सकता है कि चुनाव का समय नज़दीक है और इस चुनाव के समय के नज़दीक होने के कारण जो भी छोटे छोटे प्रकरण होते हैं, जो भी मामले होते हैं, उसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि राजनीति जो है राजो रंग अपना दिखा रही है। अगर बात करें तो जागेश्वर का ये मामला है जिसमें बरेली के जो सांसद है उनकी एक वीडियो जो है वो वायरल हो रही है, जिसमें वो जो भी तीर्थ पुरोहित हैं उनसे जो है कहासुनी करते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर जो है तीर्थ पुरोहित, उनका कहना है कि कोरोना के चलते जो गाइडलाइन थी कि जल्द जो है मंदिर बंद होने चाहिए, उसी का पालन जो है मंदिर प्रशासन कर रही थी। लेकिन अपने पद का गलत फायदा उठाते हुए जो बीजेपी के सांसद हैं, इन्होंने अभद्र व्यवहार किया और उसके बाद जो है जो तीर्थ पुरोहित हैं उनके साथ भी गाली गलौज जैसी बातें जो है सामने, जिसको लेकर जो है अब उन्होंने भी अपना बयान सामने रखा है। जब साफ तौर पे ये बातें सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी, ट्वीट्स के जरिए देखा जा सकता था कि बीजेपी माफी मांगो वाला ट्वीट जो है साफ तौर पे देखने को मिल रहा था।
था ट्विटर पे, तो उसको लेकर भी अब जो बीजेपी सांसद हैं उन्होंने अपनी सफाई दी है और साफ तौर पे कहा है कि वो इस वजह से जो है इतने बौखला रखे थे क्योंकि मंदिर प्रशासन जो है मनमानी करके ज़्यादा पैसों की जो है रसीद काट रहा था, जो कहीं ना कहीं जो जनमानस है उसके ऊपर सीधे तौर पे दबाव बना रहे थे, उसको लेकर जो अपनी आवाज़ रख रहे थे। यानी कह सकते हैं दोनों पक्ष जो है अपनी सफाई रखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें अगर बात करें तो कांग्रेस साफ तौर पे अपनी राजनीति की रोटी सेकती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें तो जिस हिसाब से इस मुद्दे को जो है खुद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी उठाया है, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं गणेश गोदियाल जी, उन्होंने भी इस चीज़ को उठाया है और कह सकते हैं कि ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी कांग्रेस लगातार जो है इस बात को लेकर भाजपा पे हमलावर है। साफ तौर पे कहा जा सकता है प्रीति कि इस मामले को कहीं ना कहीं ठंडी बस्ती में छोड़ता हुआ विपक्ष नहीं नजर आ रहा, और हो भी क्यों ना, क्योंकि देखा जा सकता है कि अब राजनीति का एक बहुत क्रूशियल टाइम जो है आ गया है, चुनाव का समय जिसको सबका इंतजार रहता है वो समय जो है अब नजदीक है। तो देखा जा सकता है प्रीति की इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं उत्तराखंड में सियासत गर्मा रखी है। जी बिल्कुल बिल्कुल साक्षी, देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई ही यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है या कह सकते हैं तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो बिल्कुल राजनीति चमकाने का कोई मौका यहाँ पर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मुश्किल से कुछ ही महीने बचे हुए हैं, उसके बाद आगामी विधानसभा चुनाव यहाँ पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही निकल कर आता है कि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातें अगर यहाँ पर रख रहे हैं तो इनमें से गलत किस पक्ष को ठहराया जाए। कह सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर कोई मामला भी दर्ज हुआ है, प्रशासनिक अधिकारियों की भी एंट्री हुई है इस मामले में अभी तक साक्षी? बिल्कुल प्रीति, देखिए इस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो तमाम लीडर्स हैं उन्होंने केस दर्ज करने की बात करी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि क्योंकि जो भी तीर्थ पुरोहित है उनके साथ बदसलूकी हुई है तो उनके द्वारा भी जो है पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराने की मांग जो है करी जा रही है। और इसके अलावा देखा जा सकता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी दबाव बनाया जा रहा है भाजपा के ऊपर कि भाजपाई जो हैं खुद आएँ और इस चीज़ को लेकर माफ़ी मांगे और तभी जो है इस मामले को छोड़ेगी कांग्रेस। और वहीं कह सकते हैं जो तीर्थ पुरोहित हैं जागेश्वर के, उनका भी साफ तौर पे ये कहना है कि जो भी बदसलूकी उनके साथ हुई है, जो भी बदसलूकी जो है मंदिर परिसर में हुई है, उसको लेकर जो है सांसद को माफी मांगनी पड़ेगी। और अगर इस तरीके का कुछ नहीं होता तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक मदद भी लेंगे और साथ में कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी भाजपा की जो है फजीहत उड़ना जो है साफ है। जी ठीक है साक्षी, आप हमारे साथ बनी रहिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। इसी बीच हम आपको बता दें कांग्रेस से हमारे साथ कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर आपका। गोविंद सिंह जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो साक्षी देखिए कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वाकई ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपना पक्ष रखती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस जो है वो लगातार राजनीति चमकाने के लिए यहाँ पर धरना कर रही है, उपवास यहाँ पर रखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जब तक चीजें क्लियर नहीं हो पाएगी कि वाकई किस पक्ष की यहाँ पर गलती है, कह सकते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी जो है वो भी जल्दी से फैसला लेने में काफी कशमकश की स्थिति में नजर आएंगे, क्योंकि एक कह सकते हैं कि पहले जांच की जाएगी उसके बाद ही मान सकते हैं कि किसकी गलती है। बिल्कुल प्रीति, क्योंकि देखिए ये एक वीडियो ही है जो वायरल हो रही है, इसके अलावा कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको देख के दोनों पक्षों का आंकलन लगाया जा सके कि कौन सा पक्ष जो है सही कह रहा है। एक वीडियो में जो बातचीत हो रही है उससे भी साफ तौर पे ये दिखाई दे सकता है कि दोनों पक्ष जो है गुस्साए हुए हैं, आपस में एक दूसरे को भला बुरा कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी पूरा प्रकरण है उसकी बात साफ तौर पर खुलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसको लेकर भाजपा भी अपनी सफाई साफ तौर पर दे रही है और जिस हिसाब से कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है तो पर भाजपाइयों का साफ तौर पे ये कहना है कि कांग्रेस हमेशा चुनाव के नजदीक आते ही जो है धर्म की राजनीति करना शुरू कर देते हैं और धर्म को लेके कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि दोनों पक्ष अगर बौखलाएंगे तो धर्म के हिसाब से वोट बैंक जो है ग्रैब करना बहुत ईजी होगा। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा का यह आरोप है कि कांग्रेस कर रही है। हालांकि कांग्रेस जो है अलग अलग उपवास देखे जा सकते हैं, प्रदर्शन देखे जा सकते हैं, इसके तहत कर रही है। और जिस हिसाब से आज खुद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देखिए इस बात से इनकार नहीं कर सकते, पिछले 6 महीनों की अगर हम बात करें तो 6 महीनों से वाकई तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है जिन कह सकते हैं राज्यों में चुनाव है वहां पर तमाम पार्टियां जो है काफी सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। महंगाई की अगर हम बात करें, पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसको लेकर भी कांग्रेस काफी दिनों से लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी। आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो भी प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी। कह सकते हैं कि वाकई ही गलती किसी की भी हो, लेकिन यहां पर कांग्रेस को बैठे बैठाए एक अच्छा मुद्दा मिल गया और बिल्कुल भी वो इस मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहेगी।
बिल्कुल प्रीति, देखिए मुद्दा तो मिला ही है। कह सकते हैं कि विपक्ष को इसी चीज़ की तलाश होती है। हर बार अगर बात करें तो कोई भी अगर विपक्ष में होता है, अगर बीजेपी या कांग्रेस कोई भी होता है, तो उसको इंतजार रहता है कोई ऐसे ही गरमाते मुद्दे का जिसको वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी और अपने प्रदर्शनों के माध्यम से भी कहीं ना कहीं हाईलाइट कर सके, उछाल सके जनता के बीच। और क्योंकि ऐसे मुद्दों में कहीं ना कहीं जनता की बहुत ज़्यादा रुचि रहती है, भावनाएं जुड़ी होती हैं, तो कहीं ना कहीं जनता भी इसको लेके अपना कोई धारणा बनाती है। और उसी के तहत कह सकते हैं कि जो भी इलेक्शन में निष्कर्ष निकलता है वो देखने को मिलता है। इन प्रकरणों के चलते ही इन जो मामले होते हैं, जो तमाम सांसद विधायकों की लड़ाइयाँ और इन सारी जो वीडियो हमारे सामने आती हैं हर चुनाव से पहले हम देखते हैं, ये कहीं ना कहीं एक बहुत अहम रोल प्ले करती है चुनाव में। प्रीति, इसके अलावा साक्षी, ये भी जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई ऐसे कोई भी कह सकते हैं कि कोई वीडियो निकलकर सामने आता है, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि सबसे ज्यादा इफेक्ट वही डालता है। और धार्मिक मुद्दा तो ऐसा हमारे देश में बना हुआ है कि ना चाहते हुए भी लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और काफी रुचि से देखते हैं। जैसे कि कह सकते हैं ये वीडियो काफी वायरल हो रहा होगा, सब लोग कह रहे होंगे कि वाकई कांग्रेस को मौका मिल गया कि किस तरीके से मंदिर में जाकर बीजेपी ने किया। बीजेपी कह रही है कि किस तरीके से वहां पर लगातार जो मंदिर ट्रस्ट के लोग हैं वो लूट मचा रहे हैं, 1,000 रुपए की पर्ची काटने के बाद दर्शन करने के लिए कह रहे हैं। इस पूरे प्रकरण की अगर हम बात करें तो इस बीच में तमाम विपक्षी पार्टियां उठकर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को छोड़कर अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, क्योंकि आम आदमी पार्टी का रोल भी काफी अहम इस बार रहने वाला है, पहली बार यहां पर चुनाव लड़ेगी, तो उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है इस मामले को लेकर साक्षी? बिल्कुल प्रीति, देखिए आम आदमी पार्टी भी हर मुद्दे को हाईलाइट करती हुई नजर आती है। अगर बात करें तो तमाम उनकी, अगर मुख्यमंत्री आवास कूचों की बात करें या बात करें महंगाई को लेके, शिक्षा व्यवस्था को लेके, जो तमाम मुद्दे हैं वो भी उठाते हुए हाईलाइट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये जो मुद्दा है इसको लेकर अभी कोई साफ प्रतिक्रिया जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से देखने को मिल नहीं रही। हालांकि बाइटों के जरिए साफ तौर पर सुना जा सकता है कि वो भी इसको लेके कहीं ना कहीं आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, माफी की मांग कर रहे हैं भाजपा से। लेकिन अगर प्रदर्शन की बात करें, अगर विरोध की बात करें, तो वो जो है अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से देखने को मिल नहीं रहा। लेकिन कह सकते हैं प्रीति, अगर ये मुद्दा और आगे बढ़ा, जिस हिसाब से वीडियो लगातार जो है वायरल हो रही है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी इसको लेकर कह सकते हैं कि अपनी राजनीति चमका सकती है। जी, हरीश रावत जी की ओर से आज जो उपवास रखा गया है उसके बाद का कार्यक्रम साक्षी कुछ पता हो? कह सकते हैं कि क्या कुछ मांग वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं? अपना सवाल दोहराइएगा। जी, हरीश रावत की ओर से जिस तरीके से 1 घंटे का यहाँ पर उपवास रखा गया है, उसके बाद की अगर हम कार्यक्रम की बात करें, क्या कुछ मांग कर रहे हैं वो यहाँ पर? कहना है कि जब तक भाजपा के वरिष्ठ नेता आके, जब तक वो सांसद जिन्होंने ये गाली गलौज की, जिनकी वीडियो जो है वायरल हो रही है, अगर आके माफ़ी नहीं मांग लेते, जब तक वो खुद जो है मंदिर में जाके हाथ जोड़ के जिनके साथ उनकी गाली गलौज हुई है उनसे माफ़ी नहीं मांगते, तब तक जो है इसी तरीके से इस मुद्दे को हाईलाइट करते रहेंगे। और जिस हिसाब से प्रीति देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अगर जब भी वो मौन उपवास करते हैं या जब भी संबोधन करते हैं जनता का, तो जनता उनसे सीधा कनेक्ट होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं 2014 में जब वो सत्ता में रहे तो जनता से जो है उनका एक अलग तरीके का रिश्ता है। और कह सकते हैं कि जब उन्होंने ये बात साफ तौर पे कही तो भाजपा के विरुद्ध नारे साफ तौर पे सुनने को मिले, और भाजपा शर्म करो, ऐसे तमाम नारे जो हैं साफ तौर पे सुनने को मिले। और अगर बात करें तो ट्विटर में भी भाजपा माफी मांगो ऐसा ट्वीट जो है वायरल हो रहा है। तो कह सकते हैं प्रीति की कहीं ना कहीं सीधा असर जो है उनकी इस बात का जनता पे पड़ रहा है। और कह सकते हैं ये हानिकारक भाजपा के लिए हो सकता है अगर जब तक कोई साफ बात जो है भाजपा की तरफ से नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल साक्षी, अब कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वाकई ही देखने वाली बात होगी कि ये वीडियो जो है इसकी क्या कुछ पुष्टि होती है, उसके बाद आने वाले दिनों में कोई फैसला लिया जाएगा। साक्षी, आप हमारे साथ जुड़ी, हमारे साथ बातचीत करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।